झारखंड के भूमि कानूनों की इस जटिल दुनिया में आपका स्वागत है। ये जो कानून हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, ये सिर्फ जेपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है। ये तो प्रशासन की रीढ़ है। रोजमर्रा के भूमि विवाद, अतिक्रमण, विकास कार्य, सब की बुनियाद इन्हीं कानूनों पर टिकी है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए ना पहले झारखंड का एक कानूनी भूगोल देखना होगा। कानूनी भूगोल? हाँ, मतलब कौन सा कानून कहाँ लागू होता है। जैसे सीएनटी एक्ट वो राज्य के 18 जिलों में लागू है। इसमें आपका उत्तरी, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान डिवीजन आ गए। अच्छा, मतलब ज्यादातर हिस्से में? हाँ, और वहीं जो एसपीटी एक्ट है वो खास तौर पर 6 जिलों के लिए है, यानी संथाल परगना डिवीजन के लिए। और बात यही खत्म नहीं होती होगी। मैंने कुछ और भी नाम सुने हैं। विल्किंसन रूल, धूल रूल। जी, वो भी हैं। कोल्हान में विल्किंसन रूल और संथाल परगना में धूल रूल जैसे विशेष नियम भी हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा का मकसद ही यही है कि इन सारे जटिल शब्दों और व्यवस्थाओं को आसान बनाया जाए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जमीन का मालिक कौन है और उस पर खेती कौन करता है? ये पूरी व्यवस्था काश्तकारी कहलाती है। टेनेंसी। काश्तकारी जी। इसमें 2 मुख्य पक्ष हैं। पहला है भूस्वामी यानी लैंडलॉर्ड। पहले ये जमींदार हुआ करते थे, लेकिन 1950 में जमींदारी उन्मूलन के बाद अब सरकार ही भूस्वामी है। अच्छा, तो जमींदार चले गए और सरकार आ गई। तो फिर दूसरा पक्ष जो खेती करता है वो कौन है? वो है काश्तकार या रैयत, यानी टेनेंट। जी। ये वो व्यक्ति है जो जमीन पर खेती करता है और इसके बदले में भूस्वामी को कुछ देता होगा। बिल्कुल, वो भूस्वामी को यानी अब सरकार को लगान देता है, रेंट। तो अब ये एक सीधा रिश्ता है सरकार और रैयत के बीच। ठीक है, ये रिश्ता समझ आ गया। अब आते हैं असल चीज पर। जमीन को कैसे बांटा गया है, मतलब इसका आधार क्या है? देखिए, वर्गीकरण का सबसे पहला और सबसे जरूरी आधार है कृषि की संभावना। मतलब खेती हो सकती है या नहीं? एकदम। इसी आधार पर जमीन 2 हिस्सों में बटी है। पहली है मजरूआ भूमि। मजरूआ? हाँ, ये वो भूमि है जो कृषि योग्य है। अब चाहे उस पर अभी खेती हो रही हो या नहीं, वो मजरूआ ही कहलाएगी। और दूसरी जाहिर है वो होगी जो कृषि योग्य नहीं है। जी, उसे कहते हैं गैर मजरूआ भूमि, जैसे पहाड़, नदी, जंगल, रास्ते या कोई भी सार्वजनिक जमीन। यहाँ एक मिनट, हमारे स्रोतों में बहुत सारे शब्द हैं। मजरूआ, गैर मजरूआ, फिर ज़िराअत, मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। ये सब सुनकर तो किसी का भी सिर घूम जाएगा। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर मैं इसे सरल भाषा में समझूं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार पहले ये देखती है कि जमीन खेती लायक है या नहीं, फिर ये कि उस पर खेती हो रही है या घर बना है, और आखिर में वो पब्लिक है या प्राइवेट? क्या यही मूल ढांचा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही है इन सारे जटिल शब्दों के पीछे का सरल लॉजिक। अच्छा, तो चलिए इसी ढांचे पर आगे बढ़ते हैं। हमने मजरूआ की बात की, यानी खेती वाली जमीन। हाँ। अब इसमें भी 2 प्रकार है। एक है ज़िराअत। ये जमींदार की वो मजरूआ भूमि थी जिस पर वो खुद खेती करता था, मतलब जमींदार की पर्सनल फार्मिंग लैंड। हाँ। और दूसरा है मजरूआ खास। ये भी कृषि योग्य भूमि है, लेकिन इसका उपयोग खेती के बजाय दूसरे कामों के लिए हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने उस पर घर बना लिया या अस्तबल बना लिया। है तो वो मजरूआ श्रेणी में ही, पर उपयोग खास हो रहा है। ठीक है, और उस जमीन का क्या जो कृषि योग्य नहीं है, यानी गैर मजरूआ, उसके भी आम और खास प्रकार हैं। इसमें क्या फर्क है? गैर मजरूआ आम ये है सार्वजनिक उपयोग की भूमि, सड़क, शमशान, नदी, खेल का मैदान, जिस पर पूरे गांव का हक है। बिल्कुल। इसका नियम है कि इसकी बंदोबस्ती मतलब सेटलमेंट नहीं हो सकती, ये सबकी है। और गैर मजरूआ खास, ये वो भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति का निजी दखल या कब्जा है। नियम के अनुसार सरकार इस भूमि को गरीबों या विकास के कामों के लिए बंदोबस्त कर सकती है। अब थोड़ा इतिहास और संस्कृति की बात करते हैं। मैंने खुंटक कट्टी और भुईहरी जैसे शब्द देखे हैं, इनकी क्या कहानी है? ये शब्द झारखंड की आत्मा है। मुंडारी खुंटकट्टी वो जमीन है जिसे मुंडा जनजाति के पूर्वजों ने जंगल काट कर बनाया था। अच्छा। और इसका स्वामित्व जो है वो सामूहिक होता है, कलेक्टिव, किसी एक व्यक्ति का नहीं। मतलब ये आज के प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। इसे बेचा नहीं जा सकता। एकदम।
इसी तरह भुइंहरी जमीन है। ये उरांव जनजाति के मूल प्रवर्तकों द्वारा तैयार की गई भूमि है। ये वंशानुगत है, हेरिडिटरी, और इसे भी बेचा नहीं जा सकता। मतलब कुछ जमीन विरासत में मिली, लेकिन क्या कोई ऐसी जमीन भी है जिसे कोई अपनी मेहनत से बना सकता था? बिल्कुल, उसे कोड़कर भूमि कहते हैं। ये टांड या जंगली भूमि को मतलब अपने श्रम से समतल करके धान का खेत बनाने की प्रक्रिया है। वाह, तो मेहनत का भी सम्मान था। हाँ, और उसे प्रोत्साहन देने के लिए लगान का नियम भी खास था। पहले 3-4 साल तक कोई लगान नहीं। टैक्स फ्री। जी, और उसके बाद 36 का आधा। इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे जल शासन, अरियत और खंडवत। आपने लगान का जिक्र किया, ये बार बार आ रहा है। तो क्या हर जमीन पर लगान लगता था? नहीं, हर जमीन पर नहीं। इसी आधार पर भूमि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है मंजियस। मंचियस? ये जमींदार या राजा की निजी भूमि होती थी और ये पूरी तरह लगान मुक्त थी। टैक्स फ्री। और दूसरी है राजस। हाँ, राजस। ये रैयत को खेती के लिए दी गई भूमि है और इस पर लगान देना अनिवार्य था, टैक्सेबल। तो इस राजस भूमि पर लगान की दरें कैसे तय होती थी? ये भूमि की उर्वरता और स्थिति पर निर्भर करता था। सबसे ऊपर की भूमि को टांड कहते हैं, कम उपजाऊ वाली। जी, और निचली और सबसे उपजाऊ भूमि दोन कहलाती है। इन दोनों के बीच की भूमि उड़कर है, जिस पर लगान तभी लगता था जब फसल हो। अच्छा, फसल हुई तो टैक्स, नहीं तो नहीं। हाँ, वो भी 50%। लेकिन सबसे उपजाऊ दोन भूमि, जिसे 36 कहते हैं, उस पर नकद लगान अनिवार्य था, चाहे फसल हो या ना हो। खेती और लगान के अलावा जमीन का इस्तेमाल पद या धार्मिक कार्यों के बदले में भी होता था। इसे प्रशासनिक सेवा भूमि कहते हैं, जैसे गांव के प्रधान यानी महतो के लिए महतोई भूमि, धार्मिक प्रधान यानी पहान के लिए पहानाई, और उनके सहायक के लिए पनभरा भूमि। और इसका सबसे जरूरी नियम क्या था? इसका सबसे जरूरी नियम ये था कि जमीन पर अधिकार तभी तक है जब तक व्यक्ति उस पद पर है। सर्विस टेन्योर। पद गया तो जमीन भी गई। ये तो बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा आस्था से जुड़ी भूमि भी है, जैसे भेंट खेता। राजा के यहाँ बेगारी करने वाले को दी गई जमीन थी। बेगारी मतलब बिना वेतन के काम? हाँ। फिर डाली कटारी थी, देवी देवताओं और प्रकृति की पूजा के लिए। और भूत खेता पूर्वजों या आत्माओं की शांति पूजा के लिए होती थी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने CNT और SPT जैसे बड़े कानूनों से शुरू किया और भूत खेता और 36 जैसी बेहद खास जमीनों तक की यात्रा की। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो उपयोगिता, वंश, सेवा और लगान पर बनी है। इसमें आकर्षक बात यह है कि ये कानून उस क्षेत्र की सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और मान्यताओं का एक जीता जागता इतिहास है। इनमें आदिवासी परंपराओं से लेकर जमींदारी व्यवस्था और आधुनिक राज्य की चुनौतियां सब कुछ झलकता है। और